स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नई सब्जेक्ट। पिछली क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया था, उसके PYQs भी देखे थे। तो उसी पैटर्न में हम नई सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके PYQs कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए सब्जेक्ट से, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहले समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो ह्यूमन को एज अ रिसोर्स माना गया है। रिसोर्स का मतलब एज अ एसेट माना गया है। अब एसेट क्या होती है? जो हमें फ्यूचर में अर्निंग प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वैसे ही ह्यूमन को अपनी कंपनी ह्यूमन को रखती है ताकि वो कंपनी को प्रॉफिट दे सके, अर्निंग दे सके। जैसे कि आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट DMs को अपॉइंट करती है। ठीक है, क्यों? ताकि वो जो इंडिया है उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करे, जो भी है, जैसे कि वर्ल्ड लीडर बनाना या फिर 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना। तो वैसे ही कंपनी एम्प्लॉयज़ को अपनी एसेट मान के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल कराती है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम कैसे क्या पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको कैसे मैनेज करना है हर कंपनी के स्टेज पे, जब से वो आए हैं, जब वो जाएंगे, इनफैक्ट प्लानिंग से लेकर एंड तक हमें उनको कैसे मैनेज करना है, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाती है। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करना है, मैनेज ही क्यों करना है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हमें उनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ कराना है। हम चाहते हैं कि वो हर रोज़ आके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, अपने फुल पोटेंशियल से काम करे। अगर वो अपने अच्छे पोटेंशियल से काम करेंगे तभी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कंपटीशन में, कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो इसीलिए कंपनी क्या चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या हो, प्रोडक्टिव हो। और प्रोडक्टिव होने के लिए उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं, वो सेटिस्फाइड तो है अपने काम से। तो ये इसलिए सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, फिर अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कई स्टेजेस में अप्लाई होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है प्लानिंग से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में 10,000 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, और उसके लिए चाहिए 1000 वर्कर्स, लेकिन अभी कंपनी के अंदर 800 वर्कर्स हैं, तो उसको प्लान करना पड़ेगा कि 200 जो वर्कर्स हैं, 200 वर्कर्स हैं, वो हमको अपॉइंट करने, वो हमको हायर करने। तो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उनकी ड्यूटीज़, उनके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब डिसाइड करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला स्टेप है या फिर पहला प्रोसेस है। तो ऐसे अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना पड़ता है कि अच्छे लोग आए जो कि वेल क्वालिफाइड हो, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। तो इस प्रोसेस के अंदर हम वो सेट करते हैं। फिर एक बार हमें पता चल गया कि 200 एम्प्लॉयज़ चाहिए और इस क्वालिफिकेशन के चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? उनका रिक्रूटमेंट करेंगे, यानी हम उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो जाके अप्लाई करें। फिर हम उनका सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट के बाद जब वो एम्प्लॉयज़ आ गए तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना काम कर पाए। अब ट्रेनिंग हो गई तो फिर हम उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, देखेंगे कि वो ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। उसके हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन होगा। ठीक है, अब कॉम्पनसेशन भी पैरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन हो, या मेल या फीमेल के अंदर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। ठीक है, कॉम्पनसेशन देने के बाद फिर हमें उनका देखना पड़ेगा। ये तो हो गया मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। फिर हमें नॉन मॉनेटरी वेलफेयर के लिए भी देखना पड़ेगा, जैसे कि उनके अमेनिटीज़ हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो कंपनी छोड़ के भी जा सकता है। तो वो सेपरेशन भी हम HRM का पार्ट है। तो तुम्हें पता चल गया कि HRM कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके एंड होता है। इस हर एक स्टेज के अंदर HRM अप्लाई होता है। तो हम जो हर एक स्टेज है HRM में, वो हर एक चैप्टर है। हर चैप्टर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्रक्स है, ये सार है HRM का कि कहाँ कहाँ HRM अप्लाई होता है, और इसी के बेसिस पर अपन पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये प्रोसेस को याद रखना है। फिर हम आते हैं मीनिंग या डेफिनेशन पे। अब देखो, आप मीनिंग या डेफिनेशन फटाफट याद कर लोगे। तो HRM रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक अप्रोच
इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेज पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसमें कॉम्पनसेशन लिख सकते हो, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था। आप इसमें प्लानिंग लिख सकते हो, इनमें उनके वेलफेयर अमेनिटीज़ लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, HRM के अंदर। और ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच मतलब वो एक स्ट्रैटेजी बनती है कि हमें उनको एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है। दैट इज़ वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन में। ये एडविन फिलिपो ने दी थी कि HRM इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, appraising and compensating employees and attending to their labor relation, health, safety and fairness concern। easy definition है। तो आपको समझ में आया कि HRM में क्या क्या इंक्लूड होता है और ये डेफिनेशन कैसे बनी है, ठीक है। फिर हम आते हैं कि HRM को किस किस तरीके से देखा जाता है। तो पहला है पर्सनल व्यू। पर्सनल व्यू के अंदर क्या देखा जाता है कि HRM तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। ह्यूमन रिलेशन व्यू में देखा जाता है कि उनको एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, उनको मोरल को डेवलप करो, ठीक है। फिर है बिहेवियरल व्यू में उनकी लीडरशिप पे, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन पे ध्यान दो। स्ट्रेटेजिक व्यू में क्या देखा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ टूल फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी आप उनको इस तरह से डेवलप करो कि जो कंपनी है उसको स्ट्रेटेजिक एक एज मिल जाए ओवर अदर्स, क्योंकि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर द टैलेंट and on the talent in the market, ठीक है। for the talent का क्या मतलब है कि अगर जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखें तो टैलेंटेड लोगों के लिए कितना मार्केट में कंपटीशन है, कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में काइंड ऑफ वॉर लगी रहती है कि जो भी बेस्ट एम्प्लॉय होगा, जो भी बेस्ट टीचर होगा, उसके लिए जो बड़ी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है चाहती है कि वो हमारे यहाँ आके पढ़ाए, ठीक है। तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर द टैलेंट एंड देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन ऑन द टैलेंट। ऑन द टैलेंट मतलब उनको बेस बना के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अपने गोल अचीव करती है टू बिकम दी फर्स्ट या बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बच्चे गैदर करने के लिए। तो समझ में आया कि ह्यूमन रिसोर्स एक स्ट्रेटेजिक व्यू की तरह कैसे देखा जाता है कि वो एक कंपटीशन का बहुत अच्छा टूल होता है। अगर कंपनी के पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रोथ भी कर पाएगी, ठीक है। सिस्टम व्यू का क्या बोलता है कि HRM इज़ अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़। अपन ने भी देखा था प्लानिंग से लेके सेपरेशन तक देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़, तो HRM इन एक्टिविटीज़ से बनता है। फिर आता है सॉफ्ट या ह्यूमैनिटेरियन व्यू। ह्यूमैनिटेरियन व्यू क्या बोलता है कि प्रोडक्टिव वर्कर तभी बनेगा जब वो खुश रहेगा, तो हैप्पी वर्कर इज़ अ प्रोडक्टिव वर्कर। दूसरी तरफ हार्ड या ह्यूमन रिसोर्स व्यू क्या बोलता है कि आप पहले वर्कर को प्रोडक्टिव बनाओ। अगर वर्कर अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पा रहा है, अगर वो उसको लग रहा है कि हाँ मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो ही वो खुश रह पाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलती है कि आप एम्प्लॉयज़ को अपना एक पार्टनर समझो। ये उनसे भी अबव व्यू है कि आप वर्कर को एज अ पार्टनर ट्रीट करो अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर हम समझ लेते हैं उसके फीचर्स। अब फीचर्स देखो तो ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये ह्यूमन ओरिएंटेड है। क्यों, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, तो इट इज़ गोल ओरिएंटेड। फिर इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। अब सेपरेशन हो गया तो वापस हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, तो ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अप्लाइड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टू एंटायर वर्ल्ड, सेम ही रहेगा। प्रोएक्टिव है, इंटीग्रेटिव इन नेचर। अपन ने देख लिया देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ जिनसे ये HRM बनता है। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि HRM कई सारी सब्जेक्ट से भी मिलके बनता है, ठीक है। इट इज़ ए स्ट्रैटेजिक एंड अप्रोच, अपन ने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको पढ़ लिया। फिर है स्टाफ फंक्शन एंड लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अपन एंड में पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसको याद करने का ईजी तरीका, आपको कम से कम 6 से 7 फीचर्स याद होने चाहिए। तो अब ये दोनों को साथ लेके पढ़ो, दैट इज़ इट इज़ ह्यूमन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड। फिर
इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड परवेसिव, ये हमेशा हर फीचर का एक कॉमन फीचर रहता है, ठीक है, तो ये तो याद होने चाहिए। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच है कि कंपनी को खुद को बहुत एक्टिवली आगे से करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ हैप्पी है या प्रोडक्टिव है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इट इज़ इंटीग्रेटिव और मल्टी डिसिप्लिनरी, ये दोनों साथ याद कर लो। और इस स्ट्रैटेजिक एंड अप्रोच है स्टाफ फंक्शन एंड लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये दोनों पॉइंट साथ याद कर लो तो ईजी हो जाएगा आपके लिए फीचर्स याद करना, ठीक है। अपन ने देखा था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है एचआरएम की, तो अपन समझ लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले ह्यूमन की साइकोलॉजी तो आती है, ठीक है, जिसमें अपन अगर सामने वाले का बिहेवियर समझेंगे तभी तो अपन उसको मैनेज कर पाएंगे या फिर उसको रेगुलेट कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उसकी साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा है इसको सोशियोलॉजी यानी सोशल ग्रुप। अब कोई भी एक पर्सन होता है वो खुद से ज़्यादा सोसाइटी जैसा बनाना चाहती है वो वैसा बनता है। सोशल नॉर्म्स उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। मतलब कोई भी इंसान सोशल ग्रुप में अपनी जगह बनाना चाहता है, वो कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहता, वो उनके साथ ही चलना चाहता है, वो अप्रेज होना चाहता है ग्रुप के थ्रू। तो जैसा ही सोसाइटी अपने नॉर्म्स बनाएगी वो उसको फॉलो करेगा। वो क्यों? क्योंकि उसको क्रिटिसाइज़ नहीं होना, उसको अप्रेजल चाहिए सोसाइटी से। तो इसीलिए सोशल नॉर्म्स को समझना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर उसको एक इंडिविजुअल को समझना है तो, या फिर उसको रेगुलेट करना है तो, ठीक है। तो ग्रुप के डायनामिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है इकोनॉमिक्स, लेबर मार्केट ट्रेंड्स, फिर है लॉ, जैसे रेगुलेशंस होती है, लेबर लॉज, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, और आईटी, एचआर एनालिटिक्स है, ईएचआरएम। तो ये सारी सब्जेक्ट्स है जो एचआरएम को बनाती है या फिर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। इसमें और भी सब्जेक्ट्स हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद समझते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स कि एचआरएम अचीव क्या करना चाहती है। अब हमें पता है कि एचआरएम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव अपन ने पढ़ लिया, दैट इज़ उनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाना, साथ ही में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना, ठीक है। अपन और पढ़ लेते हैं एक बार, ये पिक्चर देखते हैं। तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है इधर देखो, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होगा तभी वो एसेट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे कि आपकी हेल्थ भी, आपका टाइम भी, आपका काम भी, आपकी फैमिली, सब कुछ मैनेज करना भी ऑब्जेक्टिव है। अगर वो सब कुछ मैनेज करके रखेगा तभी वो हैप्पी होगा, अगर हैप्पी होगा तो वो प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। फिर है ब्रांड वैल्यू, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाती है या फिर उनको ढंग से सेटिस्फाइड रखती है तो कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। जैसे आज फॉर एग्जांपल आज गूगल है, तो गूगल में लोग, बाहर के लोग भी इनफैक्ट उस वर्क प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं। सोचो, एक ऐसा वर्क प्लेस उन्होंने क्रिएट करा है जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही नहीं बाकी बाहर के भी लोग उसको विज़िट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन गूगल हैज़ क्रिएटेड फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। तो उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो गई। अब हर कोई टैलेंटेड लोग कम वेजेस पे भी काम करने के लिए उस कंपनी में तैयार होगा, ठीक है। फिर है जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मैनेज करना, जैसे इसमें नेगोशिएशन हो गया, ठीक है। उनको जैसे स्ट्राइक्स अवॉइड करना, उनको खुश रखेंगे तो फिर स्ट्राइक्स या फिर ये सारी चीज़ें जो लॉकआउट्स अपन ने पढ़ी थी वो नहीं होगी। पीस एंड हार्मनी स्टैब्लिश रहेगी कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आना, उनके लिए डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। और सक्सेशन प्लानिंग क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है उनमें नेपोटिज्म इतना चलता नहीं है। जो हायर पोस्ट होती है उसके लिए टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, और टैलेंटेड लोग कब बनते हैं? जब कंपनी के अंदर कंपनी उन एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल जान पाती है कि हाँ भाई ये लोग केपेबल है टू गेट अ हाई जॉब्स। तो उन लोगों को पहचानना, उन लोगों को ट्रेनिंग देना, फिर उन लोगों को प्रमोट करना और उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ताकि वो CEO, CFO ऐसी पोस्ट ले सके। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका? HRM का, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उनको ट्रेनिंग देना, मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंश्योरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर, जैसे गूगल करता है। फिर है अट्रैक्टिंग टैलेंट,
विच गिव्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑन पीपल, यानी इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। फिर है एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, सेम ही आ गया। फिर है प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, एक साथ में टीम को लेके चलना, कैसे, ग्रुप डायनामिक समझ के। एंश्योरिंग राइट मैन एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए। कंपनी को चाहिए कि भाई एक तो राइट मैन आए, उसके पास वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास ऐसा दम होना चाहिए कि भाई वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर पाए विथ ऑल ऑनेस्टी इंटेग्रिटी, ठीक है। वो उस प्लेस पे जाए, उस पोस्ट पे जाए जिसके लिए उसकी एफिशिएंसी फुल यूटिलाइज्ड हो पाए। ऐसा नहीं है कि बंदा फाइनेंस का है लेकिन मार्केटिंग में काम कर रहा है, अगर ऐसा होगा तो ना ही तो फाइनेंस भी सफ़र करेगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी सफ़र करेगा। फिर है एट राइट टाइम होना चाहिए ऑब्वियसली। इंक्रीजेज द ब्रांड वैल्यू ऑफ अ कंपनी, अडेप्शन टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर ट्रेनिंग उनको सही दी जाती है तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या, उनको परेशानी नहीं होती अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडेप्ट करने में, वो डरते नहीं हैं चेंज को अडेप्ट करने में। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे HRM इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ताकि हम जो चेंज है उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब इंडिविजुअल जब एक कंपनी ज्वाइन करता है तो उसके खुद के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, खुद के गोल होते हैं, जैसे कि अब मुझे सैलरी अच्छी चाहिए, मैं 5 साल के बाद अपना एक घर चाहता हूँ, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या फिर 5 साल के बाद मैं कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल के खुद के गोल होते हैं, जबकि हम देखें तो कंपनी के खुद के गोल होते हैं, जैसे कंपनी को 5 साल के अंदर ग्लोबलाइज्ड होना है, या फिर 5 साल के अंदर उसको मार्केट लीडर बनना है, ठीक है। तो HRM क्या करता है, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो डिक्रीज़ करता है। कैसे, जैसे अगर इंडिविजुअल के अंदर दम होगा तो कंपनी क्या करेगी, उसको ट्रेन करेगी, उसको पहचानेगी और धीरे प्रमोट करके उसको CEO बना देगी। अगर वो अच्छा काम करेगा तो कंपनी जो मार्केट लीडर है वो बनेगी, साथ में वर्ल्ड में ग्लोबलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों अचीव हो रहे हैं। तो ये किसका काम होता है, ये होता है HRM का। और सक्सेशन प्लानिंग ये अपन ने देख ही लिया, ठीक है। साथ में अपन क्या कर सकते हैं, अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो जो प्रोसेस है ना वो उठाओ, जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा था वो उठाओ। क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्लानिंग ढंग से करे, प्लानिंग करे पहले से ही कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस किस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करे। फिर कंपनी रिक्रूटमेंट अच्छे लोगों का करे, ठीक है, ऐसे लोगों का, टैलेंटेड लोगों का रिक्रूटमेंट करे। फिर सेलेक्ट उन अच्छे टैलेंटेड लोगों का करे, ठीक है, सेम पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करना, यानी उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है HRM का। फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, फिर उसके बाद उनको कॉम्पनसेशन देना, तो कॉम्पनसेशन पैरिटी लेके आना, ठीक है, उनके लिए वेलफेयर एक्शन सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद चाहते हैं कि उनका जो सेपरेशन हो वो पीसफुल हो, ठीक है। तो ये सारे भी क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब इसको ही मेंशन कर सकते हो, वो इमेज के थ्रू याद कर सकते हो, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स था वो भी एज अ जैसे माइंड मैप बना के वो याद कर सकते हो। तो HRM के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए, और यही क्या बन जाता है बाद में जाके उसके स्कोप कि HRM में आता क्या है। तो पढ़ लेते हैं स्कोप। आपको स्कोप ऑलरेडी पता है कि HRM का क्या है, पर एक बार देख लेते हैं कि पहले क्या होता था। पहले HRM वॉज लिमिटेड टू हायरिंग एंड फायरिंग, कि आओ नहीं हो रहा काम तो जाओ, कोई ऐसा फोकस नहीं था, क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ को एज अ कॉग्स इन द मशीन ट्रीट किया जाता था कि आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं, नहीं बनाओगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा। साथ ही में एम्प्लॉयज़ क्या होती थी, लाइबिलिटी होती थी कि इनको हर महीने पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये था HRM का स्कोप। लेकिन अब वाइडन हो गया, अब वाइडन में प्लानिंग आ गई, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आ गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आ गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन, ठीक है।
तो इसमें अगर 100 यूनिट्स बनानी है का टारगेट दिया है, तो अगर वो नहीं बना पा रहा तो अपन उससे पूछेंगे कि क्यों, क्या दिक्कत आ रही है। हम उसको फिर ट्रेनिंग देंगे, हम उसकी पोटेंशियल देखेंगे, हम उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, हम उसका कॉम्पनसेशन उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये अब HRM का स्कोप इंक्रीज हो गया पहले से, ठीक है। फिर अब लेकिन स्कोप इसका एक्सपैंड भी होता जा रहा है। तो ये क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जैसे हमने पढ़ के आए थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें उनको एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाता है। फिर हम फोकस करेंगे उनके डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के ऊपर, जैसे MNCs हैं अब, तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग जो एथनिसिटी से आते हैं, कलर से आते हैं, वो साथ मिलके काम करते हैं। तो हम लोगों को उनको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे कैसे चैलेंज है। फिर इंक्रीज यूज़ ऑफ HR एनालिटिक्स, आप AI उसको यूज़ करो, ठीक है, मशीन लर्निंग यूज़ करना HRM को और स्ट्रेटेजिक टूल बनाना। एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट, ग्लोबलाइजेशन, लर्निंग कल्चर, सस्टेनेबिलिटी एंड फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। फिर हम आते हैं चैलेंजेस पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको मैनेज करने में क्या क्या चैलेंज आते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो अपन ने देखा था कि कंपनी क्या चाहती है कि टैलेंटेड लोग उनकी कंपनी में आए, लेकिन भाई टैलेंट होना भी तो चाहिए। आज का यूथ है जो ग्रेजुएट हो गए हैं, तो उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। जब तक स्किल्स नहीं होगी तो कंपनी उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देगी। तो मार्केट में आज टैलेंट शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। साथ ही में ब्रेन ट्रेनर जिनके पास जो नॉलेज है वो बाहर चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या है, दुविधा है एक। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्किल मिसमैच हो रही है कि लेस देन 50% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल टुडे, उनके पास स्किल्स ही नहीं है। तो कंपनी फिर रिक्रूट किसे करेगी। तो कंपनी की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, वो रिक्रूट नहीं कर पाएगी, सेलेक्ट नहीं कर पाएगी ढंग से। तो फिर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। फिर एम्प्लॉय को रिटेन करना, अब जिन लोगों के पास स्किल्स है उनको एक कंपनी में रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपन ने अभी एग्जाम्पल लिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कि कैसे एक अच्छे टीचर के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टिकना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देते जाते हैं। तो उसको एक टर्म बोलते हैं हेड हंटिंग, ठीक है। जब दूसरी कंपनी क्या करती है कि अगर फॉर एग्जांपल दो कंपनी है A एंड B, और A के पास एक बंदा है जो बहुत टैलेंटेड है और B को पता है, तो B क्या करेगी, चुपके से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगी कि हम आपको अभी यहाँ पे 1 CR मिल रहा है, हमको 2 CR देंगे, आप आ जाओ हमारी कंपनी के अंदर। तो फिर ये क्या कर देगा, यहाँ से रिज़ाइन करके इधर चला जाएगा, B कंपनी के अंदर चला जाएगा। इसे बोलते हैं हेड हंटिंग। तो इसकी वजह से जब एम्प्लॉय रिटेन नहीं रह पाता तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डीमोटिवेट हो जाती है ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर उनकी जो सक्सेशन प्लानिंग है वो वेस्ट हो जाती है। फिर है डिमांडिंग कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, तो फिर उसकी वजह से उनको और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ चाहिए। कंप्लायंस इशूज़, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज टू बी एडहर्ड, ठीक है। फिर वर्क लाइफ इम्बैलेंस अभी बहुत ज़्यादा है। कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे MNCs कल्चर है। अब MNCs में क्या होता है कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग एक साथ काम करते हैं, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कलर। तो वो सब जब मिलके एक साथ करते हैं तो फिर गेटोइजेशन होता है, ठीक है। गेटोइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने अपने रीजन या अपने अपने बिलोंगिंग्स के साथ ग्रुपिंग कर लेना, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने स्टेट्स के साथ अपनी अपनी ग्रुपिंग बना लेते हैं, वो उनके साथ ही खाते हैं, उनके साथ ही कोऑपरेट करते हैं, और दूसरों के साथ, दूसरे रीजन के साथ वो एक काइंड ऑफ एंटी हो जाते हैं। तो जब अगर वो ऐसे ग्रुप में रहेंगे, ऐसे ग्रुपिंग करेंगे, गेटोवाइज रहेंगे, तो वो कभी भी मेडल नहीं जीत सकते। तो इसीलिए उस मूवी में क्या किया था, उन लोगों को एक साथ आना सिखाया था। जैसे वो एक टीम की तरह उन्होंने सबने काम किया तो मेडल लेके आ गए। तो सेम कंपनी को भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इनको सबको साथ लेके आना, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, अब ले ऑफ है, इंक्रीजिंग टेम्परेरीज है, तो ये चैलेंज है। एम्प्लॉय का इंगेजमेंट, आज एम्प्लॉय आता तो है लेकिन वो इमोशनली इंगेज नहीं हो पाता। अगर वो इमोशनली इंगेज नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो छोड़ देगा कंपनी बहुत जल्दी। तो
तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आनी पड़ती है, ठीक है। फिर है लीडरशिप डेवलपमेंट या फिर सक्सेशन प्लानिंग, कुछ भी देख लो। तो ये उसके हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर उसके बाद लेबर टर्नओवर हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, साथ में टेक्नोलॉजी अब जो पहले तो स्किल्स मिल नहीं रही है और जो स्किल्ड वर्कर है उसको टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में बहुत बड़ी दिक्कत, एक चैलेंज पैदा करता है। अब कैसे इसको सॉल्व करा जाए? अब चैलेंजेस को पकड़ो, जैसे टैलेंट नहीं था तो ट्रेनिंग दो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, करियर प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अब बहुत सारे डाइवर्स लोग थे, एमएनसीज कल्चर था, गेटोइजेशन था, तो उनके लिए डाइवर्सिटी ट्रेनिंग दो, कि आपको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दो, कि और सब इंटरपर्सनल ट्रेनिंग दो, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स या फिर इंटरपर्सनल ट्रेनिंग। फिर है अब अपना एक चैलेंज था कि कंपनी में बिलोंगिंगनेस नहीं आ रही या फिर इंगेजमेंट नहीं आ रही, तो अब इसॉप्स दो। इसॉप्स पे क्या है, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी एक, ठीक है। साथ ही में आपको अपनी कंपनी के अंदर फ्लैट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर उसको बहुत नीचे रखा गया है हायरार्की में। अगर फ्लैट होगा, अगर ओपन कल्चर होगा, इनिशिएटिव कल्चर होगा, तो उसको एंगेजमेंट आएगी धीरे धीरे, ठीक है। फिर आप 360 डिग्री फीडबैक रखो। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जनरली सिर्फ जो सुपीरियर होता है उसका या फिर जो उसका बॉस होता है वो ही उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, लेकिन 360 डिग्री में क्या होता है, उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो भी, उसके जो पीयर्स होते हैं वो, और उसके इवन सबॉर्डिनेट्स, वो सब मिलके उसकी परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्मेंस पे फीडबैक देते हैं, तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। तो ऐसा नहीं होता कि फिर इस वजह से क्या होता है, फेवरेटिज्म जो होता है वो ख़त्म हो जाता है या नेपोटिज्म ख़त्म हो जाएगा। फिर बिल्ड एम्प्लॉयर ब्रांड। अगर गूगल जैसा आप ब्रांड अपना बना लोगे तो आपको अट्रैक्ट करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। फेयर कॉम्पनसेशन रखो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि आप कंपनी के अंदर जैसे रिवॉर्ड्स रखो, जैसे कि अपन देखते हैं कई कंपनीज में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जनरली दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयज़ का, तो फिर उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, वो रिटेन रहेंगे और टैलेंट हमारे कंपनी के अंदर ही रहेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है। तो ये हमने आधा चैप्टर कंप्लीट करा है, आधा चैप्टर हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो इससे हमारा फर्स्ट चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी डेवलप हो जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।